ये ऐसा मतलब अचानक से क्या कारण रहा कि आप दुख तो होता ही है इतनी मेहनत की, लेकिन दिल करता है उनको एक हक कर दूं? ये आप रहस्य बता ही दीजिए दर्शकों को। संतोष जी, हम सब जानते हैं बहुत ही अनमोल तरीके का रिश्ता रहा है। लाइफ में कठिनाइयां होने के बाद भी वाह संतोष जी, मजा आ गया। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सलोनी और आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल संतोष काना पर। आज मैं श्री संतोष काना जी के साथ विशेष बातचीत के लिए आई हूँ, जो कि पेशे से एक व्लॉगर हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं, गायक हैं और साउथ के अभिनेता भी रह चुके हैं। इनके YouTube चैनल संतोष काना पर शिक्षा, संगीत, यात्रा, प्रेरक वार्ता आदि सभी प्रकार की वीडियो अलग अलग भाषा में हैं, जो देश के अलग अलग लोगों से जुड़ी हुई हैं और यही कारण है कि इनको एक पैन इंडियन व्लॉगर भी कहा जाता है। फिलहाल इनका चैनल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपने YouTube चैनल संतोष काना पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि कविताओं को अपनी मधुर आवाज, संगीत, सितार और अद्भुत दृश्यों के साथ बहुत ही भावपूर्ण तरीके से आप सभी दर्शकों के सामने पेश की है। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की 103 कविताओं में से 18 कविताओं के प्रोजेक्ट पर काम किया और आज इसी विषय में मैं संतोष काना जी के साथ विशेष बातचीत के लिए आई हूँ। तो स्वागत करते हैं संतोष जी का हमारे अपने YouTube चैनल संतोष काना पर। नमस्कार। सबसे पहले सलोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इस बातचीत के लिए बुलाने के लिए और दर्शकों के साथ, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ ऐसे बात करने का मौका मैं बहुत ही अनोखा मानता हूँ। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, गीतांजलि के बारे में जब बताऊँ, टैगोर से जो लगाव है वो मेरा बचपन से ही हुआ है। जैसे आप केरला के बारे में जब जानते हैं या जानने की कोशिश करेंगे तो केरला और बंगाल के बीच में काफ़ी समय से एक बहुत ही अनमोल तरीके का रिश्ता रहा है। तो हम लोग बचपन से ही टैगोर के बारे में, बंगाल साहित्य के बारे में, बंगाल मूवी के बारे में, बंगाल के संगीत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और टैगोर की जो खासकर गीतांजलि, ये मैं अपने स्कूल डेज से काफ़ी बार पढ़ते आया हूँ। और टैगोर के बारे में जब बात करूँ, लफ्ज़ कम है, क्योंकि वो उपन्यासकार हैं, कवि हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं और हमारे भारत के लिए पहली बार साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी टैगोर को ही मिला है, वो भी गीतांजलि के लिए। और टैगोर की जो जीवन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ जो मुझे बहुत छू लिया, सचमुच में टैगोर ने अपने निज जीवन में काफ़ी संघर्ष फेस किए हैं। जैसे उनके बच्चे बहुत जल्द गुजर गए थे, उनकी पत्नी का निधन भी जल्द हो गया था। तो इतने कुछ होने के बाद भी, लाइफ में कठिनाइयाँ होने के बाद भी वो टूटे नहीं। उनके एक भी रचना में, गीतांजलि हो या कोई भी और किताब हो, आप एक भी ऐसा लफ्ज़ नहीं देख पाओगे जहाँ पर वो नेगेटिवली कुछ बात हमें कह रहे हैं। कहीं भी आप नकारात्मक विचार नहीं देख पाएंगे। ये सचमुच में मुझे छू लिया है ये बात। और गीतांजलि खासकर आप देखोगे तो इसमें आपको एक सार्थक जीवन जीने का उम्मीद है। गीतांजलि उसका प्रेरणा है। गीतांजलि में
वो परमात्मा से ये कहते हैं कि मुझसे आपको और भी कुछ लेना है तो ले लीजिए, मैं तो एक खाली बर्तन हूँ, आप मुझे मेरे भीतर जीवन भर रहे हैं, आप ही इसको खाली कर रहे हैं। कितनी सुंदर सोच है। तो ये सब बातें, टैगोर एक अच्छे चित्रकार भी हैं और ये दर्शकों को ये जानकर भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा कि 60 साल की उम्र में टैगोर ने चित्रकला करना शुरू किए हैं, पेंटिंग करना शुरू किए हैं और करीब 2000 से ज़्यादा पेंटिंग उनके क्रेडिट में है और इतने सारे गाने खुद लिखे, म्यूज़िक कंपोज किए और गाए भी हैं और उनके गानों को हम एक स्कूल ऑफ म्यूज़िक में जाना जाता है, रविंद्र संगीत। बस टैगोर के बारे में बात करने के लिए एक एपिसोड काफ़ी नहीं है। बस मैं बहुत प्यार करता हूँ टैगोर से, बंगाल से और मेरा ये प्रोजेक्ट भी एक विनम्र कोशिश है कि मेरा प्यार उनके ऊपर जताने के लिए। हाँ जी संतोष जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने गीतांजलि प्रोजेक्ट पर जब काम शुरू किया तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या फिर ये कहें कि आपका गीतांजलि का सफर कैसा रहा, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से ही बताइए। ओके, गीतांजलि की जो सफर है, मैंने इस प्रोजेक्ट को भी म्यूजिकल पिलग्रिमेज नाम दिया है। इसका भी एक वजह है। पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा है और ये जो तीर्थ यात्रा गीतांजलि के साथ बहुत साल पहले से ही शुरू हुआ है। जब से मैं कॉलेज में, जैसे +2 में पढ़ रहा था, उस समय से मैं गीतांजलि पढ़ना शुरू किया और एक समय ऐसा था 1997 में मैंने एक प्रयास किया कि गीतांजलि के 103 कविताओं को, गीतों को अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करने का कोशिश किया और उस ज़माने में कैसेट्स हुआ करते थे और मैंने अपने एक दोस्त के घर जाकर ये सारे कविताएं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड की और ये करीब 5 से ज़्यादा कैसेट्स में 103 कविताओं को समेटना पड़ा हमें। तो फिर क्या हुआ कि समय बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल रही थी और कैसेट्स का ज़माना ख़त्म हो गया। दुर्भाग्य की बात है कि वो कैसेट्स मैं प्रिजर्व नहीं कर पाया और मेरी आवाज़ को भी मैं उस कैसेट से बचा नहीं पाया। दुख तो होता ही है इतनी मेहनत की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि समय का ही अपना एक योजना है। मुझे पता नहीं था 25 साल बाद अब टैगोर के शांति निकेतन में ही इसी गीतांजलि को लेकर शूटिंग करने जाऊंगा। वहीं पर ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट अपने आवाज में सभी को सुनाने का मौका मिलेगा। इसको आशीर्वाद से बड़ा क्या शब्द से मैं जिक्र करूं। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को पिलग्रिमेज नाम रखा है। ये सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं रहा है, ये भीतर की भी यात्रा है। पिलग्रिमेज सिर्फ आउटसाइड जर्नी नहीं है, वो इनसाइड जर्नी भी है। तो ये जो प्रोजेक्ट जब करना शुरू किया, इसमें 18 कविताओं को चुनकर उसके लिए कौन सी राग, उसके जो मीनिंग है, हर कविता के जो इमोशन है और उसका अर्थ है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी राग सबसे उचित रहेगी, इस पर मैं अपने सितारिस्ट, जो केरला के बहुत ही मशहूर सितार वादक हैं, मेरा अच्छा दोस्त भी हैं, पॉलसन, उनके साथ फिर ये जो म्यूजिक प्रोडक्शन का जो डायरेक्शन किया है वो आनंदू पई है, वो भी बहुत ही अद्भुत प्रतिभा है। और हम तीनों ने इस पर चर्चा शुरू की और एक लिस्ट बनाया हम लोगों ने, कौन सी राग किस कविता के लिए सही रहेगा। ये फैसला करने के बाद उन रागों में सितार रिकॉर्डिंग किया स्टूडियो में, बेस्ट स्टूडियोज में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की है। पॉलसन मेरे सामने ही बैठकर ये सितार में इन रागों को बजाकर हम लोगों ने
रिकॉर्डिंग कंप्लीट की और मैं अपने आवाज़ में गीतांजलि रिसाइट भी किया। तो यही रहा इसका फर्स्ट प्रोसेस। अभी बाकी रह गया था दृश्यों का, जो मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ। शांति निकेतन से बुलावा आया और वहीं जाकर हम लोगों ने दृश्यों को भी शूटिंग करके इसमें जोड़ दिया। तो यही रहा गीतांजलि के साथ का जो सफ़र। और गीतांजलि इस 18 गीतों में कंप्लीट नहीं होता है। वो एक बहुत बड़ा समुंदर जैसा है। हर गीत आप हर बार पढ़ोगे, आपको नया अर्थ उसमें दिखाई देंगे। और मैं सिर्फ गीतांजलि के लफ्ज़ों को नहीं सुना रहा हूँ। गीतांजलि कविता, वो किताब, उसमें टैगोर के जो अद्भुत विचार मुझे किस तरीके से छू लिया है, उस अनुभव को मैं सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने गीतांजलि का अनुभव जो मैं महसूस किया हूँ उसको मैं सुना रहा हूँ। उसके लिए संगीत का सहारा ले रहा हूँ, दृश्य का सहारा ले रहा हूँ। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप एक किताब जब पढ़ते हो तो उसमें जो वर्ड्स को आप देख रहे हैं, कभी ये मत सोचना ये मुर्दे लफ्ज़ हैं, नहीं है। आप जब तक उसमें जान नहीं डालेंगे, वो शब्दों का असली अर्थ, सार बाहर निकल के नहीं आएंगे। तो एक विनम्र कोशिश है, ये टैगोर के लिए, बंगाल के लिए मेरा एक छोटा सा तोहफा भी है। संतोष जी, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। अब आप ये बताइए कि आपने गीतांजलि प्रोजेक्ट पे जो काम किया है और जो वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाया है अपने YouTube चैनल के माध्यम से, उस वीडियो में आपने बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर दृश्य दर्शाए हैं। तो कि वो दृश्य जो है सभी वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो इशारा कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी से ही जुड़े होंगे। तो आप हमारे सभी दर्शकों को और हमें बताइए कि वो आपने इतने सुंदर दृश्यों का जो चयन है वो कैसे किया। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। गीतांजलि जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, अब म्यूजिकल पिलग्रिमेज मेरे YouTube चैनल पर, इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल है। एक, मैंने अपनी आवाज़ में 18 कविताओं को सुनाया है, साथ साथ उसके उचित संगीत में, राग में सितार संगीत भी आप सुन सकते हैं। और तीसरी बात, बहुत ही सुंदर दृश्य। तो वॉइस, विजुअल्स और म्यूजिक, ये तीनों चीज़ों को सम्मिलित करके हमने गीतांजलि की ये प्रोजेक्ट की है। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, जैसे आपने अभी पूछा मुझसे कि ये शांति निकेतन के दृश्य हैं। शांति निकेतन टैगोर के ही वर्क ऑफ आर्ट है। ये एक विश्वविद्यालय है जिसको विश्व भारती नाम से जाना जाता है। आप वो कैंपस लाइफ में एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। ये मैं टैगोर का आशीर्वाद मानता हूँ, उनका बुलावा मानता हूँ कि मुझे ये प्रोजेक्ट गीतांजलि रिलीज़ करने का मौका शांति निकेतन में मिला। और वहाँ के इतने अच्छे लोग मुझे ऐसे स्वागत किए, ये प्रोजेक्ट को पूरे दिल से स्वीकार किए। ये सभी के लिए मैं उनको भी धन्यवाद इसी वक्त देना चाहता हूँ। अब आते हैं वो दृश्य के ऊपर, या दृश्य के बारे में बात करते हैं। इसमें 18 कविताएं हम लोगों ने यूज़ की हैं। तो 18 कविताओं के लिए अलग अलग दृश्य हम लोगों ने यूज़ किया है। तो एक एक के बारे में अगर बात करूं बहुत समय लगेगा। मैं 1-2 सिलेक्टेड दृश्यों के बारे में बताऊं। उसमें एक नदी आपने देखा होगा जहां पर मैं खड़े होकर एक कविता सुनाता हूं। ये नदी कोपाई नाम से जाना जाता है। टैगोर के काफ़ी राइटिंग्स में, रचनाओं में ये नदी के जिक्र हैं। ताराशंकर बंदोपाध्याय जो उपन्यासकार हैं बंगाल के, उनके रचनाओं में भी ये नदी का जिक्र आपको मिलेगा। तो एक इतिहास और टैगोर के लाइफ से जुड़े हुए हैं। और शांति निकेतन के विविध तरीके का जो स्कूल्स हैं, वहाँ के जो उपासना गृह हैं,
जहाँ ब्रह्म संगीत वगैरह होते हैं, ये सब उनके लाइफ से और शांति निकेतन के लाइफ से जुड़े हैं। हम कविताओं को पूरी तरह उसके हर एक लफ्ज के हिसाब का दृश्य नहीं दिखाया है, क्योंकि वो बहुत फ्लैट रहेगा। कविता तब सुंदर हो जाता है जब वो आपके पकड़ से बाहर होता है। जितना उसमें कुछ वो सरप्राइज बात हो, उतना वो कविता आपको लुभाता रहता है। तो इसमें जो कविता है, कविता के हिसाब से उसके गहराई में जो अर्थ है वो कविता के, उसके लिए कौन सा दृश्य सही रहेगा, इस चीज़ पर हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क की। फिर शांति निकेतन के बहुत ही ब्यूटीफुल वो जो कैंपस हैं, वहीं जाकर ये सब दृश्य हम लोगों ने शूटिंग की। और मैं मानता हूँ कि कविता भी एक दृश्य है और दृश्य एक कविता है। संतोष जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, अद्भुत दृश्य के बारे में और आपके संघर्ष के बारे में हम सभी ने विस्तार से बातें की। अब हम बात करते हैं आपके माता पिता के बारे में। और मैं पर्सनली आपसे आपके माता पिता के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, जानकारी ही चाहती हूँ। मैंने आपके YouTube चैनल पर अधिकतर देखा है कि आप संगीत, यात्रा और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते हैं, और उन्हीं वीडियो के बीच में मैंने आपके माता पिता की 2 वीडियो देखे जो मलयालम और इंग्लिश भाषा में हैं। और उन वीडियो में मैंने आपके माता पिता को अपने केरल से और अपने केरल में बनाए हुए खूबसूरत घर से बहुत ही प्यार करते हुए नज़र आए वो मुझे वीडियो में, क्योंकि मलयालम और इंग्लिश में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो जहाँ तक मैंने समझा तो मैंने देखा कि वो अपने केरला से बहुत प्यार करते हैं और आप भी अपने माता पिता को अपना आदर्श मानते हैं। तो आपके गीतांजलि प्रोजेक्ट के इस खूबसूरत सफ़र पर आपके माता पिता जी का क्या योगदान रहा, वो आप दर्शकों को बताइए। आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछने के लिए। और अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरे पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्री मैंने जो बनाया है वो भी आपने देखा है, बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये दोनों मेरे लिए, जैसे सभी को अपने पेरेंट्स कितने प्यारे हैं, मैं कैसे लफ्ज़ों में बताऊं, ये दोनों मेरे लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है। दोनों अध्यापक हैं, अभी सेवानिवृत्त हैं और अपने समय को, कीमती समय को वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो सोशल सर्कल्स में हो या फैमिली सर्कल्स में हो, हर जगह पर एक्टिव रहते हैं। और एक ख़ास बात है कि पापा और मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। और पापा को केरला के चीफ मिनिस्टर से बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुके हैं। और पिछले साल हमारे जो पंचायत हैं, उन्होंने पापा को बेस्ट रीडर का अवार्ड भी दिया था, क्योंकि उन्होंने करीब 300 से ज़्यादा किताब पिछले 3-4 साल में पढ़ चुके हैं। तो मुझे लगा कि ये सब बातों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट रखना ज़रूरी है। तो मैंने फिर पापा के साथ एक इंटरव्यू किया, जिसमें मैंने पापा के पसंदीदा किताबों के बारे में बात की, और साथ साथ पापा की जो सबसे पसंदीदा काम है कि उनका इवनिंग वॉक, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं इस चीज़ का। तो वो विजुअल्स भी मैंने उसमें जोड़ दिया, क्योंकि मैं भी पापा के साथ जाता हूँ इवनिंग वॉक पे। तो ये सब मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बन गया। काफ़ी लोगों का अप्रिसिएशन मिला, और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत लोग घर पे ही आके दोनों को अप्रिशिएट किया। काफ़ी लोगों को मम्मी पापा के बारे में इतना कुछ जानने का मौका भी मिला, और ये कि इंस्पिरेशन रहेगा। ये पर्सनल लाइफ से ज़्यादा उनके एक पर्सनालिटी के रूप में वो समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी मैं डॉक्यूमेंट्री से दिखाना चाहता था। और एक मलयालम में किया था, जिसमें दोनों की जीवनी के बारे में बहुत ही विस्तार से मैंने जिक्र किया है। उसमें भी आप अगर ध्यान से देखोगे और सुनोगे कि संगीत का भी बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया हूँ। अच्छा लग रहा है कि हम उन दोनों के बारे में इस एपिसोड में बात कर रहे हैं। धन्यवाद। संतोष जी, अपने आपके माता पिता के बारे में आपने जो भी बताया वो सुनकर बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया, दिल करता है उनको एक हग कर लूं।
तो अब आप ये बताइए, एक रहस्यमयी बात है वैसे तो ये। अच्छा। हाँ, वो हमारे लिए, दर्शकों के लिए और आपके लिए भी है। आप ये बताइए कि आप साउथ से हैं और साउथ से होने के बावजूद आप इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और हिंदी के अलावा भी आपको तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ सभी भाषाओं का ज्ञान है। तो आप ये बताइए कि साउथ के होकर आप इतनी अच्छी भाषा कैसे बोल लेते हैं, वो भी हिंदी? ये आप रहस्य बता ही दीजिए दर्शकों को। रहस्य की जो बात पे आ जाते हैं, बहुत बड़ा राज तो नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरा जो बचपन मेरे नानी के घर में मैंने जो बिताया वो नॉर्थ केरला में है, जो घर है। ये एक अद्भुत समय रहा मेरे लाइफ में। मैं जब भी क्रिएटिवली कोई काम करता हूँ उन्हीं समय का प्रेरणा मिलता है मुझे। और मेरे चाचा और मौसी, इन्हीं लोगों से मुझे एक, जैसे आपने पहले भी कहा कि पैन इंडियन व्लॉगर, ये पैन इंडियन एक्सपोजर मिला है मुझे। मैं केरल से हूँ लेकिन मैं वहाँ पूर्ण रूप से सीमित नहीं हूँ। मैं देश के हर एक क्षेत्र में रह चुका हूँ, हर जगह की भाषा सीखने की कोशिश किया हूँ, वहाँ के खान पान, कल्चर, हर चीज़ से जुड़ने का कोशिश किया हूँ या अभी भी कर रहा हूँ। तो बचपन में, उस ज़माने में आपको पता है कि टीवी में, दूरदर्शन चैनल में इतने खूबसूरत धारावाहिक हुआ करते थे, जैसे मिर्ज़ा गालिब, गुल गुलशन गुलफाम, फणीश्वर नाथ रेणुका, मैला आंचल, कितने बढ़िया समय थे। चित्रहार जो देखते थे हम लोग, और हर रविवार को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मूवीज़ आते थे, तो हम लोग वेट करते थे कि इस रविवार को कौन सी लैंग्वेज में फिल्म आने वाला है। तो ये सब चीज़ें, हिंदी गाने, हिंदी मूवीज़, और इससे जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला। और मेरे मदर के जो ब्रदर्स हैं, मामा, इन लोगों ने सभी, मैंने हमेशा सुना है घर पे कि ये हिंदी गाना ही गाते थे। ये कुछ कॉमन नहीं है केरला में, वैसे सब परिवारों में आप नहीं देख पाएंगे। तो मैं इसके लिए बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और उन सबको अभी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे हिंदी से ऐसे जोड़ने के लिए। फिर केरला में हिंदी की प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ है। जितना हम ज़्यादातर समझते हैं कि साउथ में कम है, ऐसा नहीं है। केरला में हिंदी को प्रचार देने के लिए काफ़ी कोशिश रही है। और जैसे मैं स्कूल और कॉलेज में आया तो मैं हिंदी साहित्य से जुड़ने लगा। इतने सारे राइटर्स को पढ़ने का मौका मिला, यशपाल, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बहुत सारे अच्छे राइटर्स को पढ़ने का मौका मिला। ये भी मेरे भाषा और कल्चर के ऊपर मुझे जो पैशन है, जुनून है, उसको जलंत रखने के लिए काफ़ी हेल्प किया, मदद किया। तो मैं मानता हूँ कि हम भारतीय हैं तो हमें हिंदी का बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी भी हिंदी गाने सुनता हूँ, साहित्य पढ़ता हूँ और हिंदी सीरियल्स या प्रोग्राम्स देखता हूँ, कविताएं पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। संतोष जी, हम सब जानते हैं कि आपने साउथ की मूवीज़ में बतौर अभिनेता काम किया और साउथ की 2 मूवी में आपने काम किया और 2 मूवी जिनमें आपने काम किया वो दोनों ही सुपरहिट गई। तो आप संतोष जी ये बताइए कि आपने 2 मूवी में ही काम किया और उसके बाद आपने कंटिन्यू मूवी में काम नहीं किया। ये ऐसा मतलब अचानक से क्या कारण रहा कि आप फिल्म अभिनय में कंटिन्यू नहीं रहे? तो आप ये दर्शकों को बताइए। ऐसी बात नहीं है कि मैंने फिल्म जगत को छोड़ा है। कौन नहीं चाहेगा फिल्म में काम करने के लिए, है ना। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत कुछ काम, अलग अलग विभिन्न तरीके का काम होता है। तो मैं जैसे मानता हूँ कि मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देखूँ तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है, वो मैं कई बार नहीं दे पाता हूँ। और
अगर कोई विशेष किरदार मुझे मिलता है तो ज़रूर मैं करना चाहूँगा। और जो एक्सपीरियंस मुझे पहले मिला बहुत ही स्पेशल रहा, यादगार रहा है। और फिर एक्टिंग को मैं बहुत बचपन से पैशनेटली फॉलो करके आया हूँ। जब स्कूल के समय में ही मैं थिएटर के साथ बहुत बिजी रहा हूँ, एक्टिव रहा हूँ। स्कूल्स में, कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी थिएटर आर्टिस्ट के साथ काम करने का बहुत ही स्पेशल अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है। और काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। थिएटर से एक चीज़ क्या है कि थिएटर करने से आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। आपका वॉइस कैसे यूज़ करना है, बॉडी कैसे यूज़ करना है, माइंड को कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत मायने रखते हैं। तो मैं एक्टिंग और परफॉर्मेंस को बहुत सम्मान से देखता हूँ, हर काम को ऐसे देखता हूँ। और मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग में, ये भी मेरे हिसाब से एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। क्लासरूम एक रंगमंच से कम नहीं है। टीचर एक परफॉर्मर है, अभिनेता है। क्योंकि बच्चे जो टीचर से सीखते हैं वो सिर्फ उनको हम सिखाने से नहीं होता है, उनको दिखाना भी ज़रूरी है। मान लो कि मैं कोई कहानी सिखा रहा हूँ क्लास में, क्योंकि मैं तो लिटरेचर का टीचर हूँ, तो वो स्टोरी उनके माइंड में चलनी चाहिए। एक मूवी जैसे उनके माइंड में वो विजुअल्स चलने चाहिए। तो उसके लिए टीचर को क्लासरूम में परफॉर्म करना ज़रूरी है। और उसमें बच्चे ऑडियंस बन के बैठेंगे। कई बार बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो होल क्लासरूम एक थिएटर का स्पेस बन जाता है। और मैं ये चीज़ अपने प्रोफेशनल स्पेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो इसलिए मैं कई बार मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि मैं परफॉर्मेंस से दूर जा चुका हूँ। नहीं, बिल्कुल एक्टिव हूँ, बस उसका जो स्पेस अलग है। और अगर कोई स्पेशल हिस्टोरिकल कैरेक्टर या कोई स्पिरिचुअल फील्ड के कोई पर्सनालिटी किसी भी क्षेत्र में जो समाज को कुछ पॉजिटिव मैसेज देने वाला कोई भी किरदार अगर मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। और थिएटर और एक्टिंग को लेके वो पैशन हमेशा है, अभी भी है, हमेशा रहेगा। हाँ जी संतोष जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपके बारे में जानकर और भी ज़्यादा अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने आज रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि प्रोजेक्ट पर काम किया और उन सभी प्रोजेक्ट पर जो भी आपने काम किया है वो डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने आपने विस्तार से बताया, वो तो बहुत ही शानदार रहा। और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरह की वीडियो अपने YouTube चैनल पर शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट क्या है, बताएंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को? जैसे हमारे जो बातचीत को जो शीर्षक दिया है, दिलचस्प बातचीत, तो ये तो बहुत ही दिलचस्पी वाली बात है कि मुझे भी उतना एक्साइटमेंट है जितना आपको है और दर्शकों को है कि अगला प्रोजेक्ट क्या है। मैं भी इतना ही इंतज़ार कर रहा हूँ जितना आप लोग कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लानिंग मेरे माइंड में चल रहा है अभी। उस समय आने तो फिर उसके बाद हम दर्शकों को बताएंगे। तब तक वो सस्पेंस बने रहने दीजिए, वेट फॉर इट। तो लास्ट में संतोष जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कोई भी हिंदी सॉन्ग हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, क्योंकि हमने आपके YouTube चैनल पर हिंदी में सॉन्ग आपको गाते सुना है, लेकिन लाइव आपको अभी तक हमने हिंदी सॉन्ग गाते नहीं देखा है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ दोबारा कि आप हमारे दर्शकों को एक अपनी पसंदीदा सॉन्ग सुना दीजिए। आओगे जब तुम वो साजना, आंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम वो साजना, आंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन,
बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम वो साजना, आंगना फूल खिलेंगे। वाह संतोष जी, मजा आ गया। आपने अपनी मधुर आवाज में इतना अच्छा हिंदी सॉन्ग गाया है हमारे दर्शकों के सामने, और ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आगे भी ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इसी तरह से अपनी मधुर आवाज में हमारे दर्शकों को गाना सुना के उनका मनोरंजन करेंगे। एक और ख़ास बात है सलोनी जी, ये मेरा पहला हिंदी इंटरव्यू है, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही स्पेशल है ये और यादगार रहेगा हमेशा। वैसे तो मेरा मलयालम और इंग्लिश में इंटरव्यू पहले मैं दे चुका हूँ, चैनल पे भी हैं काफ़ी इंटरव्यूज़, लेकिन हिंदी में पहली बार दे रहा हूँ और ये एक प्रयास भी है, एक कोशिश भी है। मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को समाप्त करने का समय आ गया है। आपके अपने YouTube चैनल संतोष काना को भरपूर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और इसी तरह के प्रोजेक्ट पर। धन्यवाद।